हेलो स्टूडेंट तो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एससी वर्मा के फ्रिक्शन चैप्टर के क्वेश्चंस को। और स्टूडेंट इस चैप्टर के रेस्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या फिर आप प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। स्टूडेंट साथ ही साथ एनसीईआरटी के भी लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिंक आपको नीचे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या फिर उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट है, आप वहाँ भी जाकर देख सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले और चलिए शुरू करते हैं अभी के क्लास को। स्टूडेंट अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं एससी वर्मा फ्रिक्शन के क्वेश्चन नंबर 18 से। और ये क्वेश्चन है स्टूडेंट, फिगर शोज टू ब्लॉक्स इन कांटेक्ट। फिगर आपका दिया हुआ है, स्लाइडिंग डाउन एन इंक्लाइंड सरफेस ऑफ इंक्लाइनेशन 30 डिग्री। द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन द ब्लॉक ऑफ मास 2 kg एंड द इंक्लाइन इज μ1 एंड दैट बिटवीन द ब्लॉक ऑफ मास 4 kg and the incline is μ2. Calculate the acceleration of the 2 kg block if। क्वेश्चन का दो पार्ट है, μ1 एक पहले पार्ट में μ1 = 0.2 एंड μ2 0.3 और दूसरे पार्ट में μ1 0.3 एंड μ2 0.2। जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना। ओके स्टूडेंट, ये क्वेश्चन का फिगर यहाँ पे आप देख सकते हैं। एक 2 kg का ब्लॉक है, एक 4 kg का ब्लॉक है। 2 kg का जो ब्लॉक है वो कुछ अलग मटेरियल का होगा, जिसके कारण इसके लिए, इस ब्लॉक के लिए जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ये μ1 है और 4 kg ब्लॉक के लिए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू μ2 है। ये 30 डिग्री आपको दिया हुआ है। तो एक्सेलरेशन हम लोगों को निकालना है 2 kg ब्लॉक का। ठीक है, 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालना है। स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनफैक्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले एक छोटा सा बात, एक छोटा सा कंसेप्ट है, बहुत अच्छा ट्रिक है। इनफैक्ट इस ट्रिक की सहायता से फ्रिक्शन के बहुत सारे क्वेश्चंस को आप बहुत तेजी से विदाउट यूजिंग पेन, बिना कुछ लिखे आप सॉल्व कर सकते हैं। समझिएगा, कुछ नया नहीं बताएंगे, बात पुराना ही करेंगे, लेकिन उसकी सहायता से कुछ ट्रिक हम आपको बताने वाले हैं। देखिए यहाँ पर एक सिचुएशन दिखाई है, एक सिंपल एक इंक्लाइंड सरफेस है, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन 30 डिग्री थीटा है। एक ब्लॉक जिसका मास m, कैपिटल M, जब इस ब्लॉक को इस इंक्लाइंड सरफेस पे स्टूडेंट रखते हैं तो क्या होता है। बिल्कुल पुरानी बात है, घिसी पिटी बात है, बहुत बार कर चुके हैं ये सब काम। इस ब्लॉक पे कौन कौन सा फोर्स लगेगा, एक mg वेट नीचे की ओर लगेगा, जिसका एक कंपोनेंट होगा mg sin थीटा, आप समझ रहे हैं, और इस डायरेक्शन में एक कंपोनेंट होगा mg cos थीटा। क्लियर बात है। ये इंक्लाइंड सरफेस, इस पर लगा रहा होगा नॉर्मल फोर्स m। क्लियर बात है। चलिए, और ये ऐसा इंक्लाइंड सरफेस है जिसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, तो इस पर एक फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि ये ब्लॉक स्लाइड कर रहा है तो इसके मोशन को अपोज करेगा फ्रिक्शनल फोर्स, तो फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। और इस फ्रिक्शनल फोर्स का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, म्यू n, और n का वैल्यू क्या हो जाता है, mg cos थीटा के बराबर होता है। बहुत बार ये सब काम कर चुके हैं, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, एक्सेलरेशन 0, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ n का वैल्यू जो होगा mg cos थीटा के बराबर होगा। और सो फ्रिक्शनल फोर्स का जो वैल्यू है ये हो जाता है स्टूडेंट, क्या हो जाएगा, mg cos थीटा, म्यू mg cos थीटा, ये फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू होता है। चलिए, ये सब हम लोग जान रहे हैं। कहने का मतलब है कि जब हम एक ब्लॉक को जिसका मास m है इस इंक्लाइंड सरफेस पे रखेंगे तो नेट फोर्स इस पर नीचे की ओर लगता है, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक डाउन द इंक्लाइन। कितना इस फोर्स का वैल्यू होगा, mg sin थीटा माइनस f, mg sin थीटा माइनस f, mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू हो गया म्यू mg cos थीटा। बिल्कुल बेसिक बात कर रहे हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन के दूसरे नियम के हिसाब से इस पर नेट फोर्स इतना लग रहा है, भाई इसका मास m है तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, इतना, फोर्स बाय m दिस। जब इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन आता है g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा। बहुत ही आसान है, बहुत बार ये सब काम कर चुके हैं। इनफैक्ट इस चीज से कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हम लोगों को मिल रहा है। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हम लोगों को यहाँ से मिल रहे हैं। क्या कंक्लूजन मिल रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन मिल रहा है। क्या कंक्लूजन मिल रहा है, देखिए पहला कंक्लूजन क्या मिल रहा है, ध्यान दीजिएगा कि एक्सेलरेशन का जो वैल्यू है वो मास पे डिपेंड नहीं करता है, मास पे डिपेंड नहीं करता, इसमें मास का कहीं भी टर्म नहीं आ रहा है। कहने का ये मतलब है कि इस इंक्लाइंड सरफेस पे आप 2 kg का ब्लॉक रखिए, 4 kg का ब्लॉक रखिए, 10 kg का ब्लॉक रखिए, हर ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम होगा, एक्सेलरेशन सेम होगा, क्योंकि हर ब्लॉक के लिए g कांस्टेंट है, sin थीटा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ये फिक्स है तो sin थीटा है, एक कांस्टेंट वैल्यू k1, म्यू का वैल्यू उसी सरफेस पे है, म्यू का वैल्यू, सब चीज कांस्टेंट है, तो किसी भी मास का ब्लॉक रखिए एक्सेलरेशन सबका सेम होगा। पहला इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, ठीक है। तो आप यहां पर इसको लिखेंगे, एक्सेलरेशन डज नॉट डिपेंड ऑन मास, ठीक है। ये पहला इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हो गया। दूसरा समझिएगा स्टूडेंट, बहुत इस ट्रिक की सहायता से बहुत सारे क्वेश्चंस को, इनफैक्ट जस्ट इसके बाद वाले क्वेश्चंस को हम आपको दिखाएंगे, बिना कुछ लिखे वहां पे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो दूसरा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन यहाँ पे क्या आ रहा है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या है, इस एक्सप्रेशन में सारा चीज फिक्स है, सबका वैल्यू फिक्स है, जी का वैल्यू फिक्स है, sin थीटा का सर्टेन वैल्यू होगा, थीटा का एक सर्टेन वैल्यू के लिए sin थीटा का एक कांस्टेंट वैल्यू होगा k1,
कुछ, ठीक है, cos थीटा का वैल्यू कुछ अपना कुछ अलग दूसरा कांस्टेंट होगा k2, ठीक है, म्यू भी फिक्स है, g भी फिक्स है। मतलब ध्यान दीजिएगा, अगर अब इस सरफेस का हम सब चीज फिक्स रखें, म्यू को अगर हम चेंज करें, म्यू को हम चेंज करें, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू हम चेंज करें, तो ध्यान दीजिएगा म्यू का वैल्यू अगर हम बढ़ाएंगे, ध्यान दीजिएगा म्यू का वैल्यू अगर हम बढ़ाएंगे, म्यू का वैल्यू अगर हम इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, ये वाला टर्म टोटल घटेगा। म्यू का वैल्यू अगर हम बढ़ाएंगे तो ये टर्म टोटल घटेगा, तो ओवरऑल एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होगा, घट जाएगा, एक्सेलरेशन का वैल्यू घट जाएगा। क्लियर है, म्यू का वैल्यू बढ़ाएंगे तो एक्सेलरेशन का वैल्यू घटेगा, और उसी तरह आप समझ सकते हैं अगर म्यू का वैल्यू हम घटाएंगे तो ये कम माइनस होगा तो एक्सेलरेशन का वैल्यू बढ़ेगा। मतलब कि अगर म्यू का वैल्यू अगर हम घटाएंगे तो एक्सेलरेशन का वैल्यू बढ़ेगा। क्या इंपॉर्टेंट कंक्लूजन यहां से स्टूडेंट आ रहा है कि एक्सेलरेशन का जो वैल्यू होगा, एक्सेलरेशन का जो वैल्यू होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के। पहला इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, मास पे डिपेंड नहीं करेगा, 5 kg 2 kg 10 kg जो भी आप रखिए सबका एक्सेलरेशन सेम होगा। दूसरा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू जितना बढ़ाएंगे एक्सेलरेशन का वैल्यू उतना कम होगा, ठीक है, और जितना कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू कम करेंगे एक्सेलरेशन का वैल्यू ज्यादा होगा। चलिए ठीक है स्टूडेंट, अब इस क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ये सिचुएशन आप देख रहे हैं, क्वेश्चन के पहले पार्ट के लिए म्यू1 का वैल्यू 0.2 है, म्यू2 का वैल्यू 0.3 है, म्यू2 का वैल्यू 0.3 है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर मान लिया सपोज कीजिए, अभी इस चीज को अच्छी तरह से समझने के लिए स्टूडेंट थोड़ा सा हम दिखाते हैं भाई, शुरू में स्टार्टिंग में मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि स्टार्टिंग में ये दोनों ब्लॉक थोड़ा सा समझने के लिए, ठीक है, फिर हम यहाँ पे अभी आएंगे, ठीक है। तो 4 kg का ब्लॉक और 2 kg का ब्लॉक दोनों इस तरह से अलग रखा हुआ है, ये इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू1 और इसका कुछ अलग मटेरियल है जिसके कारण कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू2 है। चलिए ठीक है, अब जो हमारा कंसेप्ट है स्टूडेंट, क्या कंसेप्ट है कि भाई म्यू1 का ये सर्टेन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री दिया हुआ है, इसका वैल्यू म्यू1 का वैल्यू इसका क्या है 0.3, पहले वाले केस में इसका म्यू1 का वैल्यू 0.2 है, ये है 0.3, ठीक है। तो अभी हम जस्ट देखें कि भाई अगर सेम प्लेन पे सेम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पे, ठीक है, अगर म्यू1 का वैल्यू कम होगा, म्यू1 का वैल्यू कम होगा तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। कहने का स्टूडेंट ये मतलब है कि मान लेते हैं कि शुरू में अगर इसका एक्सेलरेशन a1 होगा और इसका एक्सेलरेशन अगर मान लिया a2 होगा, मान लेते हैं, तो सिंस म्यू1 का जो वैल्यू है, म्यू1 का वैल्यू है वो म्यू2 से कम है, ये 0.2 है, ये 0.3 है, इसका मतलब ये होगा कि इसका एक्सेलरेशन ज्यादा हो जाएगा, इसलिए पहले वाले का एक्सेलरेशन ये दूसरे वाले एक्सेलरेशन से ज्यादा हो जाएगा। क्लियर बात है, पक्का बात है ना। इस कंसेप्ट के हिसाब से ये ज्यादा स्पीड से इसका वेलोसिटी तेजी से बढ़ने लगेगा, इसका स्पीड धीरे धीरे बढ़ेगा, इसका एक्सेलरेशन कम हो जाएगा, a2 का वैल्यू कम हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि फाइनली स्टूडेंट क्या होगा, चूंकि ये धीरे चल रहा है ये आके इसमें स्टिक कर जाएगा, और चूंकि धीरे चल रहा है तो ये दोनों साथ साथ मूव करने लगेगा, एंड दिस इज द सिचुएशन। यही सिचुएशन स्टूडेंट दिया हुआ है कि अभी ये दोनों साथ में मूव कर रहे हैं और साथ में ही मूव करते चलेंगे कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। ये थोड़ा सा, ये जो हम सीन दिखाए, ये जो फिगर हम आपको दिखाए हैं, इस सिचुएशन से थोड़ा पहले का दिखाए हैं कि थोड़ा जब हम जैसे ही अलग किए तो दोनों का एक्सेलरेशन उस समय अलग अलग था, जहां पे इसका एक्सेलरेशन जो है ज्यादा था, इसका एक्सेलरेशन कम था, तो बहुत जल्दी ये इसमें सट गया, इसमें आके सट गया, लेकिन ये तो धीरे ही धीरे चल रहा है। फाइनली ये दोनों सेम एक्सेलरेशन से मूव करने लगेगा, हम ये बताना चाह रहे हैं, दोनों सेम एक्सेलरेशन से, मान लिया ये भी ए एक्सेलरेशन से और ये भी ए एक्सेलरेशन से मूव करेगा। क्लियर बात है, मतलब कि स्टूडेंट ये हम कहना चाह रहे हैं कि इस सिचुएशन में जब म्यू1 का वैल्यू 0.2 है, म्यू2 का वैल्यू 0.3, जब इसका कम है और इसका ज्यादा है तो दोनों एक साथ मूव करेगा। जस्ट इसके बाद वाले पार्ट में देखेंगे उस समय अलग हो जाता है, एक साथ मूव नहीं करता है, वहां पे कंसेप्ट और भी क्लियर होगा। अच्छा, यहाँ पे एक कंफ्यूजन और भी होता है, स्टूडेंट को बताते हैं। पहले यहाँ पे थोड़ा सा लिख लें कि हियर इन दिस केस बोथ ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर, दोनों एक साथ मूव करेगा, और मान लेते हैं लेट a इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक्स, जिसका वैल्यू हम लोगों को निकालना है। एक्चुअली दोनों का एक्सेलरेशन तो सेम है, हम लोगों को निकालना है ये 2 kg का एक्सेलरेशन निकालना है, भाई दोनों का एक्सेलरेशन तो सेम है, तो किसी का वही बात है, एक्सेलरेशन का वैल्यू हम लोगों को निकालना है,
ठीक है, चलिए इस पे आते हैं। क्वेश्चन अब सिंपल हो चुका है। एक कंफ्यूजन और क्या होता है, एक कंफ्यूजन और होता है कुछ स्टूडेंट्स को, क्या होता है कि सर आपने तो ये बताया कि भाई एक्सेलरेशन का जो वैल्यू है, जब सिंपल एक ब्लॉक को आप रख देते हैं तो एक्सेलरेशन का वैल्यू जो है म्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, म्यू घटेगा तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा। ये तब का केस आपने सर बताया जब इस पे कौन कौन फोर्स लग रहा है, एक वेट mg लग रहा था जिसका एक कंपोनेंट mg sin थीटा था, एक फ्रिक्शनल फोर्स ये लग रहा था अपोजिट डायरेक्शन में। तब आपने सर ये रिजल्ट बताया कि एक्सेलरेशन जो होता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन यहां पर तो सर, यहां पर तो जब ये दोनों एक साथ इस तरह से मूव कर रहा है तो एक और भी फोर्स लग रहा होगा, ये दोनों ब्लॉक भी इंटरनली एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे होंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, सेम वैल्यू और अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे होंगे। क्या कहना चाह रहे हैं, थोड़ा सा इस चीज को हम यहाँ पे अलग से आपको समझाते हैं। भाई कंफ्यूजन क्या होता है कि भाई अब तो एक्चुअल में क्या है कि थोड़ा सा देखिए, फोर्स को दिखाने के लिए हम अलग अलग दिखा रहे हैं, फोर्स को दिखाने के लिए हम अलग अलग दिखा रहे हैं। आपने ये रिजल्ट तब बताया जब दो ही फोर्स लग रहा है, mg sin थीटा और F फ्रिक्शनल फोर्स। अभी इस केस में क्या है, ये 2 kg ये 4 kg, तो ये 2 kg 4 kg पर भी एक फोर्स लगा रहा होगा, मान लेते हैं F फोर्स लगा रहा है, और 4 kg भी सेम वैल्यू का इस पर F फोर्स लगा रहा होगा, ध्यान दीजिएगा। तो भी इस केस में भी रिजल्ट सेम रहेगा स्टूडेंट, समझिएगा। अभी भी इस पे कौन कौन फोर्स लग रहा है, एक ये जो लग रहा होगा 2g sin थीटा mg sin थीटा, ठीक है, और इस डायरेक्शन में जो लग रहा होगा μ1 2g cos थीटा, क्लियर है, μ1 2g cos थीटा, ठीक है। अब उतना थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना होगा। तो यहां पर इस केस में भी ध्यान दीजिएगा, अब इस केस में इसका एक्सेलरेशन का हम बात करेंगे तो कितना एक्सेलरेशन हो जाएगा भाई, तो 2g sin थीटा 2g sin थीटा माइनस μ1 2g cos थीटा μ1 2g cos थीटा और माइनस फोर्स F है तो इस डायरेक्शन में इस फोर्स के चलते जो एक्सेलरेशन होगा F/2, इसका मास 2 kg। क्लियर बात है, ये हम एक्सेलरेशन लिख रहे हैं 2 kg वाले ब्लॉक का, ध्यान दीजिएगा। उसी तरह 4 kg वाले का जब लिखेंगे तो इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में कितना लिखेंगे, तो 4g sin थीटा 4g sin थीटा लिखेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में माइनस लिखेंगे, माइनस μ2 4g cos थीटा, क्लियर है, और फिर इस डायरेक्शन में प्लस F/4। ध्यान दीजिएगा, हम यहां पर ये बताना चाह रहे हैं कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी भी यहां पर ये कंसेप्ट वैलिड होगा कि म्यू का वैल्यू बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन घटेगा, क्योंकि जैसा अभी हम बताएं कि भाई बाकी चीज कांस्टेंट है, जी साइन थीटा सब एक कांस्टेंट है, सब कांस्टेंट है, फिक्स है, उसी तरह इसमें एक कांस्टेंट है, ये भी एक कांस्टेंट प्लस या माइनस हुआ है। तब हम देख रहे हैं कि म्यू का वैल्यू, अब दोनों का एक्सप्रेशन लिख दिए, एक फिक्स वैल्यू हो गया सबका, एक फिक्स वैल्यू, सारा चीज अब एक फिक्स हो कर दिए। अब हम देखेंगे दोनों ही केस में कि μ1 बढ़ाएंगे तो क्या होगा भाई, तो चूंकि μ1 वाला टर्म जो है इसमें माइनस के साथ है, दोनों में वही फिर से बात, ये कंसेप्ट लागू होगा, μ1 का वैल्यू बढ़ाएंगे तो एक्सेलरेशन घटेगा, क्लियर बात है, और μ1 का वैल्यू घटाएंगे तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा, एंड लाइक दिस, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ओके, यहाँ पर ये चीज वैलिड रहेगा, और उसी के आधार पे हम समझे भाई कि दोनों क्या है, स्टिक करेगा और दोनों एक साथ सेम एक्सेलरेशन से चलेगा। अब स्टूडेंट इसका हम लोगों को वैल्यू निकालना है तो आप बहुत तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए सबसे पहला जो इजी मेथड होगा, फर्स्ट मेथड, जिसको आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, और इनफैक्ट स्टिक के बारे में हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से ही हम लोग इनफैक्ट स्टिक को यूज करते आ रहे हैं। कंसेप्ट क्या है याद कीजिए, बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं कि जब भी किसी सिस्टम में दो या दो से ज्यादा ब्लॉक अगर सेम एक्सेलरेशन से मूव करता है, सेम एक्सेलरेशन से मूव करता है, ये एक सिस्टम है दो ब्लॉक का और दोनों सेम एक्सेलरेशन से मूव करता है, तो हम उसको एक सिंगल बॉडी की तरह ट्रीट कर सकते हैं और डायरेक्ट एक्सेलरेशन हम निकाल सकते हैं, डायरेक्ट एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होता है, पहले वाले मेथड में हम कर रहे हैं, तो ये जो एक्सेलरेशन का वैल्यू होगा ये क्या करते हैं हम लोग सिंपली भाई, तो नेट फोर्स डिवाइडेड बाई टोटल मास, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। याद कीजिए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में बहुत सारे अलग अलग सिस्टम के लिए जहां पे ब्लॉक्स एक सेम एक्सेलरेशन से मूव करते थे, हम ये कंसेप्ट को वहां पे यूज कर चुके हैं। जो स्टूडेंट देखते आ रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलिए देखते हैं कि इसकी सहायता से नेट फोर्स, ध्यान दीजिएगा, नेट फोर्स का बात करें स्टूडेंट, तो नेट फोर्स कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, तो चलिए नेट फोर्स कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिखाते हैं। नेट फोर्स कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, ध्यान दीजिए, ये अब हम एक दिखा दिए, ये आपका 4 kg प्लस 2 kg का एक ब्लॉक इसको मान लेते हैं। देखिए इस पर एक फोर्स जो लग रहा होगा आपका 4 kg का
इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा दिस इज 4g साइन थीटा, 4g साइन थीटा, ठीक है। और एक 2kg वाला का भी इधर जो कंपोनेंट होगा 2g साइन थीटा। क्लियर बात है। अच्छा, दोनों पर ही फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा, ये 4kg पर भी और 2kg पर भी, मतलब इस डायरेक्शन में दो फ्रिक्शनल फोर्स अब लग रहा है, दो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। एक फ्रिक्शनल फोर्स मान लिया 2kg वाला का दिखाते हैं तो ये कितना हो जाएगा μ1 2g cos थीटा। क्लियर बात है। और एक दूसरा फ्रिक्शनल फोर्स जो 4kg वाला पर अपोजिट डायरेक्शन में, जो कि अपोज कर रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, दिस विल बी μ2 4g cos थीटा। हम सब क्लियर होना चाहिए। F इक्वल्स टू म्यू एन होता है तो एन का वैल्यू होगा mg cos थीटा, तो 4g cos थीटा, सब इतना स्पीड बढ़ाना होगा, ठीक है। तो इस पर नेट फोर्स स्टूडेंट क्या लग रहा है, तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में, देखिए भाई नेट एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, ए एक्सेलरेशन यही हम लोग वैल्यू निकाल रहे हैं। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, नेट फोर्स हो जाएगा, देखिए इस डायरेक्शन में हो जाएगा 4g साइन थीटा प्लस 2g साइन थीटा, 2g साइन थीटा। क्लियर है। माइनस μ1 2g cos थीटा प्लस μ2 4g cos थीटा डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना हो गया 4kg प्लस 2kg। क्लियर बात है। ये काम बहुत पहले से करते आ रहे हैं। तो टोटल ये हो गया आपका 6g साइन थीटा माइनस ये आपका हो गया g cos थीटा, कॉमन ले लेते हैं तो ये g cos थीटा, तो ये हो गया 2μ1 और ये हो जाएगा प्लस 4μ2 डिवाइडेड बाई 6। चलिए सबका वैल्यू थोड़ा सा पुट करते चलते हैं एंड दिस विल बी 6 इंटू 10 इंटू साइन 30 डिग्री हाफ हो गया, ठीक है, माइनस 10 इंटू कॉस 30 डिग्री √3/2, दिस इज 2 इंटू μ1 का वैल्यू 0.2 प्लस 4 इंटू μ2 का वैल्यू 0.3 डिवाइडेड बाई 6। क्लियर है। दिस इज 30 माइनस 5√3, दिस इज 0.4 1.2 1.6 इंटू 1.6 डिवाइडेड बाई 6, दिस इज 30 माइनस 8√3 बाई 6, 30 माइनस 8√3 बाई 6। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो दिस इज 8 इंटू 1.732 इक्वल्स टू दिस माइनस ये दिस डिवाइडेड बाई 6, दिस 2.7, इसका वैल्यू अप्रोक्स आ जाता है स्टूडेंट 2.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है। तो एक तो तरीका ये हो सकता है स्टूडेंट, एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से बढ़े, ट्रेडिशनल मेथड मतलब क्या हो गया कि भाई अब क्या कीजिए कि दोनों का अलग अलग एफबीडी ड्रॉ कर दीजिए, दोनों का अलग अलग एफबीडी ड्रॉ कर दीजिए, 4kg का भी अलग 2kg का भी अलग एफबीडी ड्रॉ कीजिए और तब दोनों के लिए अलग अलग इक्वेशन लिखिए। समझ रहे हैं। देखिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। ये मान लिया 2kg का ब्लॉक है, 2kg का हम अलग अलग सारा हम फोर्सेस दिखा रहे हैं, ठीक है। 2kg का कौन कौन सा फोर्स लगेगा 2kg पे, तो भाई एक तो ये लगेगा 2g साइन 30 डिग्री इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। और दूसरा एक इस पे फ्रिक्शनल फोर्स तो लगेगा ही, फ्रिक्शनल फोर्स ये कितना लगेगा μ1 2g cos थीटा, μ1 2g cos थीटा। एक फोर्स और लगेगा, ये 2kg वाला इस पर फोर्स लगाना होगा, ये 4kg वाला इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाना होगा, ये F मतलब इस पे एक फोर्स और लग रहा होगा 2kg वाला पे इस डायरेक्शन में लग रहा होगा F फोर्स ऊपर की ओर, ठीक है। तो मतलब 2kg वाले के लिए एक इक्वेशन लिखेंगे और एक 4kg वाला। उसी तरह देखिए 4kg वाला के लिए अगर आप ड्रॉ करते हैं, 4kg वाला के लिए अगर आप ड्रॉ कीजिएगा तो 4kg वाला के लिए देखिए ये 4kg हो गया, इस पे कौन कौन सा फोर्स लगेगा भाई, एक 4kg 2kg 4kg पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा, इस डायरेक्शन इस तरह से एक फोर्स लगा रहा होगा। क्लियर है। एक 4 पे इस डायरेक्शन में लग रहा होगा 4g साइन 30, 4g साइन 30, ठीक है। और एक 4kg का ये जो ब्लॉक है इस पर एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा, ये सरफेस लगा रहा होगा, कितना लगा रहा होगा μ2 4g cos 30। क्लियर है। दोनों सेम एक्सेलरेशन a से चल रहा है, सेम एक्सेलरेशन a से चल रहा है। तो पहले हम 2kg वाले ब्लॉक के लिए लिखते हैं, फॉर 2kg जो जनरल ट्रेडिशनल मेथड है,
नेट फोर्स इस डायरेक्शन में कितना होगा 2g sin 30 और ये दोनों माइनस होगा माइनस एफ माइनस दिस, तो 2g sin 30 माइनस एफ माइनस μ1 2g cos 30 इक्वल्स टू इसका मास हो गया 2 kg इंटू एक्सेलरेशन, ये पहला इक्वेशन हो गया। और फॉर 4 kg वाले के लिए, ठीक है, नेट फोर्स इस डायरेक्शन में कितना होगा 4g sin 30 प्लस एफ हो जाएगा और इसमें से ये माइनस होगा क्योंकि एफ का भी यही डायरेक्शन है, तो ये हो जाएगा 4g sin 30 प्लस एफ माइनस μ2 4g cos 30 इक्वल्स टू 4a, ये इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है स्टूडेंट, और जब इस दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इस दोनों इक्वेशन में सारा चीज पता है, μ1 μ2 का वैल्यू पता है 0.2 0.3 सारा चीज पता है, सिर्फ अननोन क्या है f और एक्सेलरेशन a। दो इक्वेशन है, दो अननोन है, तो ऑब्वियसली वैल्यू निकलेगा। ठीक है, और एक्सेलरेशन का वैल्यू निकालना है तो सिंपल आप क्या कीजिएगा, दोनों को ऐड कीजिए, f वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। बहुत आसानी से आप इन दोनों की सहायता से एक्सेलरेशन का जब वैल्यू करेंगे, करके देखना चाहिए आपको, देन यू विल गेट 2.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक दूसरा ट्रेडिशनल मेथड ये भी हो सकता है। नॉर्मली जब भी क्या होता है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, सारा बॉडी सेम एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो हमेशा आपको इस मेथड को यूज करना चाहिए, डायरेक्ट एक्सेलरेशन निकालना है तो। लेकिन कभी अगर मान लिया क्वेश्चन में पूछ दे कि भाई इंटरनली ये दोनों एक दूसरे पर कितना फोर्स लगा रहे हैं, तब तो आपको अलग अलग इक्वेशन लिखना पड़ेगा, किसी एक का अलग इक्वेशन लिखना पड़ेगा। क्लियर है, तो एवरीथिंग शुड बी क्लियर। बार बार हम कहते हैं कि जनरल मेथड भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए स्टूडेंट इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। इसके दूसरे पार्ट में, हाँ स्टूडेंट, तो अब दूसरे पार्ट में क्या है कि μ1 का वैल्यू 0.3 है। अब ध्यान दीजिएगा, इस केस में क्या है, यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μ1 का वैल्यू 0.3 और μ2 का वैल्यू 0.2। ध्यान दीजिएगा, अब अगर दोनों को अगर हम एक साथ मूव कराना भी, एक साथ सटाकर भी मूव कराना शुरू करेंगे, तो भी क्या होगा, एक्सेलरेशन दोनों का अलग अलग हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए इसका एक्सेलरेशन a1 है, इसका एक्सेलरेशन a2 है। अलग अलग ही क्यों रहेगा, क्योंकि दोनों एक साथ मूव ही नहीं करेगा, अलग अलग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा अलग अलग, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर चूंकि μ1 का वैल्यू क्या है, μ2 के वैल्यू से ज्यादा है, इसका 0.3 इसका 0.2, तो μ1 का वैल्यू ज्यादा, मतलब इसका एक्सेलरेशन a1 जो है वो कम हो जाएगा इसके एक्सेलरेशन से, कम हो जाएगा इसके एक्सेलरेशन से, इस कंसेप्ट के हिसाब से। क्लियर बात है, ठीक है। तो इसका एक्सेलरेशन कम है, इसका एक्सेलरेशन ज्यादा है, मतलब इसका स्पीड तेजी से बढ़ रहा है, इसका स्पीड तो धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो मतलब ऑब्वियस है क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। ये तेजी से बढ़ के आगे बढ़ जाएगा, ये पीछे रह जाएगा, तो दोनों क्या होगा, सेपरेट हो जाएगा। इस केस में याद कीजिए, पहले वाले केस में क्या था, इसका एक्सेलरेशन ज्यादा था, इसका एक्सेलरेशन कम था, तो कम था तो ये क्या किया कि भाई इसका ज्यादा था तो ये तो इसमें आके सट गया, लेकिन ये धीरे धीरे चल रहा है तो इसका मजबूरी है इसके साथ ही चलेगा। लेकिन अभी क्या है कि इसका एक्सेलरेशन कम है, ये तो आगे है, और इसका ये आगे भी है और इसका एक्सेलरेशन भी ज्यादा है, मतलब इसका स्पीड तेजी से बढ़ रहा है, तो ये आगे बढ़ जाएगा, ये पीछे रह जाएगा, मतलब कि दोनों सेपरेट हो जाएगा इस केस में। ठीक है, तो यहां पर आप लिखेंगे इन दिस केस both blocks will be separated out। दोनों क्या होगा, दोनों ब्लॉक एक दूसरे से सेपरेट हो जाएगा स्टूडेंट। और फाइनली क्या हो जाएगा, हमारे पास सिंपल एक सिचुएशन हो जाएगा भाई कि एक 4 kg का ब्लॉक है, एक 2 kg का। हम एक ही, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, चलिए एक ही ये पे आपको दिखा दे, एक ही ये पे दिखा दे कि मान लिया एक 4 kg का ब्लॉक है, ये 2 kg का ब्लॉक है। अब दोनों अलग होगा, दोनों को आप सटा के भी चलाना शुरू कीजिएगा। μ1 और μ2 का वैल्यू इस तरह से कि आप समझ रहे हैं, दोनों अलग हो जाएगा। अब जब अलग हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, हम लोगों को निकालना है 2 kg का एक्सेलरेशन, क्वेश्चन में है 2 kg का एक्सेलरेशन। ठीक है, तो मान लेते हैं इसका एक्सेलरेशन है a1, यही हम लोगों को निकालना है। ठीक है, तो अब इसमें कौन कौन सा फोर्स लग रहा है भाई, अब देख लीजिए इस पे कौन कौन फोर्स लग रहा होगा। एक फोर्स लग रहा होगा 2g sin 30 डिग्री, 2g sin 30 डिग्री, चूंकि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज 30 डिग्री। दूसरा एक फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स जो लग रहा होगा, दिस विल बी μ1 2g cos 30 डिग्री। और कोई फोर्स लग रहा होगा, एक दूसरे पे फोर्स लगा रहा होगा, एफ फोर्स नहीं लगा रहा होगा भाई, दोनों अलग हो गया है ना। अब जब दोनों अलग हो गया है तो एफ, कैपिटल एफ, जो पहले वाले क्वेश्चन में डील किए थे, तो कांटेक्ट में ही नहीं है, तो एक दूसरे पर फोर्स ही नहीं लगाएगा, तो और कोई फोर्स नहीं लगेगा। कहने का मतलब इस पे
दोनों ही ब्लॉक पे सिर्फ और सिर्फ बस यही दो फोर्स लगेगा, एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, एक जो वेट का कंपोनेंट होगा, ठीक है। तो भाई अब इसका एक्सेलरेशन निकालना है, तो अब यहाँ से हम आसानी से लिख सकते हैं इसका एक्सेलरेशन, या फिर नॉन फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ क्या होगा, नेट फोर्स डाउन द इंक्लाइन, तो कितना हो जाएगा 2g sin 30 माइनस दिस 2g sin 30 माइनस μ1 2g cos 30 डिग्री। नेट फोर्स डाउन द इंक्लाइन इतना हो गया, इक्वल टू इसका मास 2 kg इंटू इसका एक्सेलरेशन a1, यही a1। अच्छा चलिए ये कंफ्यूजन नहीं चाहिए, इन जनरल यहाँ पे इसको a डैश लिख देते हैं, जो कि a डैश का हम लोगों को वैल्यू निकालना है, ठीक है। a डैश का वैल्यू निकालना है 2 kg वाले का एक्सेलरेशन। अब यहाँ से बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं, 2 इंटू जी इंटू साइन 30 का वैल्यू हाफ हो गया, μ1 का वैल्यू कितना है, μ1 का वैल्यू है 0.3 इंटू 2 इंटू 10 इंटू कॉस 30 का वैल्यू √3/2 इक्वल्स टू 2a डैश। ऑब्वियसली एक ही अननोन a डैश बच ही गया है, वही निकलेगा अभी। दिस इज 10 माइनस 3 2 6 3√3 का वैल्यू रफली हम लोग ले लेते हैं 1.732 होता है, तो 1.7 ले लेते हैं। दिस विल बी 2a डैश, दिस इज 10 माइनस 5.1, दिस इज 2a डैश, और यहाँ से ये आपका हो गया 4.9 इक्वल्स टू 2a डैश। a डैश का वैल्यू जो कि 2 kg का एक्सेलरेशन है, दिस इज 4.9 डिवाइडेड बाई 2.45 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट, 2.45 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर हम लोग देख रहे हैं 18, 2.7 और 2.4 मीटर पर सेकेंड। ओके क्लियर स्टूडेंट, आई होप कि कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए स्टूडेंट। फिर हम लोग अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 19 ये क्वेश्चन है, टू masses m1 and m2 are connected by a light rod and the system is slipping down a rough incline of angle theta with the horizontal. The friction coefficient at both the contacts is mu. Find the acceleration of the system and the force by the rod on one of the blocks. क्लियर है स्टूडेंट। स्टूडेंट ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन के फिगर इनफैक्ट दिया नहीं गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि दो ब्लॉक m1 और m2 है, एक लाइट रॉड से, लाइट रॉड मतलब इस मासलेस रॉड हम लोग मान रहे हैं, मास बहुत ही कम है, बहुत कम है, नेग्लिजिबल है, इसलिए मासलेस कहते हैं हम लोग। तो एक लाइट रॉड से ये कनेक्टेड है, इस तरह से एक प्लेन इंक्लाइन सरफेस पर रखा हुआ जिसका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन थीटा है और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दिया हुआ है। तो हमको निकालना है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर ये 19 है, हमको निकालना है एक्सेलरेशन का वैल्यू। एक्सेलरेशन क्या होगा, अच्छा किसका एक्सेलरेशन पूछ रहा है, कुछ ऐसा लिखा है क्या, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। अच्छा सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालना है, और साथ ही साथ स्टूडेंट हम लोगों को निकालना फोर्स बाय द रॉड ऑन वन ऑफ द ब्लॉक्स। और ये रॉड जो है किसी एक ब्लॉक पे कितना फोर्स लगाना है वो भी हम लोगों को निकालना है। तो वो फोर्स को नॉर्मली इस तरह के, अगर मान लीजिए स्ट्रिंग वगैरह रहता है, याद कीजिए न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं, या फ्रिक्शन में भी इस तरह का क्वेश्चन मिल चुका है। तो नॉर्मली उसको हम लोग टेंशन से हम लोग इसको डिनोट करते हैं टी से। तो टेंशन का वैल्यू इसमें निकालना है, कितना टेंशन इस रॉड में प्रोड्यूस होगा, ये कहने का मतलब है, और सिस्टम का एक्सेलरेशन। अब स्टूडेंट इस क्वेश्चन को बिना पेन की सहायता से आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कंसेप्ट अगर क्लियर होगा, याद कीजिए यहाँ पर हम क्या कंसेप्ट बताए थे कि अगर किसी इंक्लाइन सरफेस पे जिसका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन थीटा है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, हम किसी भी ब्लॉक को रख दें, किसी भी मास के ब्लॉक को रख दें, एक्सेलरेशन सबका सेम होगा, एक्सेलरेशन सबका सेम होगा। और कितना एक्सेलरेशन होगा, g sin थीटा माइनस म्यू जी cos थीटा। मतलब है कि 2 kg के ब्लॉक को रखेंगे तो उसका भी एक्सेलरेशन इतना ही होगा, 4 kg के ब्लॉक को रखेंगे तो भी उसका एक्सेलरेशन इतना ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये सिंपल, ये सिचुएशन क्या है भाई, ये दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करेगा बिकॉज दे आर कनेक्टेड विथ अ रॉड। एक रॉड से कनेक्टेड है, रॉड से कनेक्टेड है, मतलब दोनों सेम एक्सेलरेशन से एक साथ मूव करेगा। क्लियर बात है, एक साथ मूव करेगा, मतलब जितना एक्सेलरेशन इसका होगा इतना ही एक्सेलरेशन, उतना ही एक्सेलरेशन इसका होगा, सेम एक्सेलरेशन होगा। वन थिंग, अगर ये दोनों रॉड से फिक्स नहीं भी रहता ना, ये दोनों रॉड से फिक्स नहीं भी रहता तो भी दोनों सेपरेटली मूव करता, तो भी दोनों सेम एक्सेलरेशन से मूव करता, क्योंकि यही तो कंसेप्ट है कि भाई ये तो मास पर डिपेंड नहीं करता है। एक्सेलरेशन जो है मास पर, अलग अलग मास है लेकिन मास पर डिपेंड नहीं करेगा, एक्सेलरेशन दोनों का सेम होगा। और यहाँ पर तो ऐसे भी ये रॉड से कनेक्टेड है तो उस आधार पे भी आप समझ सकते हैं कि एक्सेलरेशन सेम होगा। और जब एक्सेलरेशन सेम होगा तो कितना एक्सेलरेशन से मूव करेगा, अभी तो जस्ट बताया ना भाई कि आप 2 kg का ब्लॉक हो, 4 kg का ब्लॉक हो, 10 kg का ब्लॉक हो, सबका एक्सेलरेशन इतना ही होगा। तो अब ये सिंपल आप कह सकते हैं एक
सिस्टम है जिसका मास है m1 प्लस m2 और इसका एक्सेलरेशन कितना होगा भाई, तो एक्सेलरेशन इसका भी यही होगा ना, जितना इतना होगा म्यू जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, यही तो हम बताना चाह रहे हैं। सेम एक्सेलरेशन होगा, सेम एक्सेलरेशन होगा। अब इस चीज को आप फिर से यहाँ पे मान लिया करके देखना चाहते हैं, जो बेसिक कंसेप्ट इसके पहले वाला हम लोग देखे थे कि अगर सेम एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है उस सिस्टम में जो भी ब्लॉक है, तो डायरेक्ट आप एक्सेलरेशन का वैल्यू निकाल सकते हैं नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। पहले तो इतना करने का नौबत नहीं आना चाहिए, कंसेप्ट शुड बी क्लियर, अदरवाइज फिर इतना पढ़ाना बेकार हो जाता है, क्योंकि इस कंसेप्ट के आधार पे आपको डायरेक्ट इतना समझ में आना चाहिए कि इसका एक्सेलरेशन भी इतना ही होगा। बस हम एक सेटिस्फैक्शन के लिए बता रहे हैं कि आप ऐसा भी करके देख सकते हैं। भाई नेट फोर्स देखिए ना कितना है, इसका हो जाएगा m1 g sin थीटा, इस डायरेक्शन नेट फोर्स इस डायरेक्शन में कितना होगा, एक लग रहा होगा इधर m1 g sin थीटा। चलिए कर दिखाते हैं, दिस इज m1 g sin थीटा और एक इस पे लग रहा होगा m2 g साइन थीटा, m2g साइन थीटा। एक फ्रिक्शनल फोर्स इधर लग रहा होगा, फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा होगा म्यू m1g cos थीटा और एक फ्रिक्शनल फोर्स इसके सरफेस पर ये लगा रहा होगा नीचे वाला सरफेस कितना म्यू m2g cos थीटा। क्लियर है? इस फॉर्मूला में इंटरनल फोर्सेस टेंशन वगैरह को हम लोग नहीं लेते हैं, याद कीजिए, जो लोग देखते आ रहे हैं उनको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो चलिए नेट फोर्स इस डायरेक्शन में कितना होगा m1g sin थीटा प्लस m2g sin थीटा और इसमें ये दोनों माइनस हो जाएगा क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब m1g sin थीटा प्लस m2g sin थीटा माइनस म्यू m1g cos थीटा, म्यू m1g cos थीटा, ठीक है, माइनस म्यू m2g cos थीटा डिवाइडेड बाय टोटल मास m1 प्लस m2। यही ना है बेसिक कंसेप्ट। चलिए ठीक है, दोनों में ध्यान दीजिएगा, इस पूरे वाले टर्म में g sin थीटा कॉमन आएगा तो ये हो गया g sin थीटा, ये हो गया m1 प्लस m2 माइनस, अच्छा ये दोनों में भी g cos थीटा आपका कॉमन आएगा तो g cos थीटा ये हो जाएगा m1 प्लस m2, ये भी हो जाएगा m1 प्लस m2, नीचे में भी है आपका m1 प्लस m2, ठीक है। यहां से ध्यान दीजिएगा ये m1 प्लस m2, ये m1 प्लस m2, ये m1 प्लस m2 सब कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली आपको बचेगा g sin थीटा माइनस, अरे यहाँ पे म्यू छूट गया, माइनस म्यू g cos थीटा। फाइनली यू विल गेट द सेम रिजल्ट g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा। क्लियर है? तो इतना करने का भी जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है तो, ठीक है। स्टूडेंट क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में पूछ रहा था, ठीक है, तो एक्सेलरेशन का ये हमारा वैल्यू निकल चुका है, दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है? टेंशन का वैल्यू पूछ रहा है कि भाई ये रॉड जो है इस पे कितना फोर्स लगाएगा, तो रॉड कोई फोर्स ही नहीं लगाएगा, रॉड कोई फोर्स नहीं लगाएगा। क्यों फोर्स नहीं लगाएगा, ध्यान दीजिएगा। एक्चुअल में ये दोनों भाई सेम एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। आपको जैसे हम बताएं कि सपोज कीजिए कि ये रॉड नहीं भी रहता, रॉड से कनेक्टेड नहीं होता, किसी स्ट्रिंग या रॉड से कनेक्टेड नहीं होता, तो भी इस कंसेप्ट के आधार पे कि एक्सेलरेशन जो होता है मास पे डिपेंड नहीं करेगा, इसका जितना एक्सेलरेशन होगा इसका भी इतना ही एक्सेलरेशन होगा। अब जब दोनों का एक्सेलरेशन सेम है और आप उसको एक रॉड या स्ट्रिंग से कनेक्ट कर देंगे तो उसमें किसी तरह का कोई टेंशन प्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि टेंशन का इनफैक्ट काम क्या होता है, काम होता है एक्सेलरेशन को सेम करना। आप जब किसी सिस्टम में दो ब्लॉक है, दोनों अलग अलग एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, दोनों अलग अलग एक्सेलरेशन से मान लिया मूव कर रहा है, अभी उसको आप एक स्ट्रिंग से, टाइट स्ट्रिंग से कनेक्ट कर देंगे तो उसके कारण क्या होगा कि दोनों का एक्सेलरेशन सेम हो जाएगा और उस केस में टेंशन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, याद कीजिए, कुछ बेसिक एग्जांपल से आपको हम रिकॉल कराते हैं। मान लिया सपोज कीजिए जैसे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का ही मान लिया इस तरह का एक सिस्टम है, कुछ याद आ रहा होगा, मान लिया इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए हैं। मान लिया ये एक इंक्लाइंड सरफेस है, यहाँ पे कुछ अलग है एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, ये m1 ब्लॉक है, ये m2 ब्लॉक है, m1 और m2 ब्लॉक है। अभी सपोज कीजिए, ठीक है, अभी मान लिया ये दोनों ब्लॉक किसी स्ट्रिंग से अगर कनेक्टेड नहीं है तो भाई इसका भी अलग कुछ एक्सेलरेशन होगा, इसका भी कुछ अलग एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। लेकिन जब आप इसको एक टाइट स्ट्रिंग से कनेक्ट कर देते हैं, टाइट स्ट्रिंग से कनेक्ट कर देते हैं तो क्या होता है, दोनों का एक्सेलरेशन सेम हो जाता है। मान लिया ये अगर इधर मूव कर रहा है एक्सेलरेशन से, तो ये ऊपर की ओर इस तरह से ये एक्सेलरेशन से मूव करेगा, तो इसमें टेंशन प्रोड्यूस होता है। ध्यान दीजिएगा, उस केस में टेंशन का वैल्यू 0 नहीं होता है, क्योंकि सर्टेन टेंशन का वैल्यू प्रोड्यूस होता है और वही टेंशन जो है दोनों के एक्सेलरेशन को सेम कर देता है।
चूंकि दोनों का एक्सेलरेशन शुरू में अलग अलग था जिसके कारण इसमें टेंशन प्रोड्यूस हुआ और फाइनली दोनों का एक्सेलरेशन सेम हुआ। लेकिन यहां पर क्या है कि भाई दोनों का एक्सेलरेशन तो सेम है, ऑलरेडी सेम है, कनेक्ट करेंगे तो इसमें कोई टेंशन, स्ट्रिंग है मान लिया, तो टेंशन कैसे प्रोड्यूस होता है, उसमें मान लिया तनाव होता है तो उसमें टेंशन प्रोड्यूस होता है। लेकिन तो भाई दोनों तो ऑलरेडी सेम एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं, किसी तरह का उसमें कोई एक्सटेंशन, कोई प्रेशर नहीं बनेगा, उसमें कोई टेंशन डेवलप ही नहीं होगा। क्लियर बात है, दिस इज द कंसेप्ट। एक और एग्जांपल अभी ध्यान में आ रहा है, तो मान लिया आप समझिए कि एक ब्लॉक इस तरह से, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यहाँ पे, नॉर्मली स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि भाई अब आप सर यहाँ पर तो दिखा रहे हैं कि दोनों सेम एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, इस रॉड से कनेक्टेड है तो इसमें कोई टेंशन प्रोड्यूस नहीं होगा। भाई यहाँ भी इस केस में सर दोनों सेम एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, सेम एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, लेकिन इस केस में तो हम लोग बहुत बार टेंशन निकाले हैं। हाँ भाई इसलिए निकाले हैं क्योंकि सपोज कीजिए जब ये कनेक्टेड नहीं होता तो दोनों का अलग अलग एक्सेलरेशन था, ये तो इसका तो एक्सेलरेशन 0 था, इसका तो फ्री फॉल, एक्सेलरेशन अलग अलग है दोनों का। अब जब इसको आप कनेक्ट कीजिएगा तो चूंकि दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग था, उस कारण से इसमें टेंशन प्रोड्यूस हो जाएगा और ये टेंशन फाइनली दोनों के एक्सेलरेशन को सेम करेगा, फिर दोनों सेम एक्सेलरेशन से हम दिखाते हैं कि मूव कर रहा है। लेकिन यहाँ पर दोनों सेम एक्सेलरेशन से ऑलरेडी मूव करेगा, ये कनेक्टेड नहीं भी रहेगा, इसलिए इसमें फाइनली कोई टेंशन प्रोड्यूस नहीं होगा। फोर्स, ये रॉड जो है दोनों में से किसी भी ब्लॉक पर किसी भी तरह का कोई फोर्स नहीं लगाएगा, मतलब इसका वैल्यू आ जाएगा 0। क्लियर है, तो कंसेप्ट क्लियर है तो बहुत आसानी से बना सकते हैं। मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में रेस्ट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।